हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जो है कि अपना फोर्थ सेट देखेंगे, सेट नंबर 4। और जिसमें से कि आज हम वर्क, पावर एंड एनर्जी टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। कुछ क्वेश्चन इसमें से जो है कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के भी कुछ क्वेश्चन हैं, और आज हम कुछ न्यूमेरिकल भी लिए हैं जो कि वर्क, पावर एंड एनर्जी पे बेस्ड हैं। तो फ्रेंड्स चलिए जो है कि हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन डैश हो। ऑप्शन दिया है ऋणात्मक, सेकेंड ऑप्शन दिया है धनात्मक, और थर्ड ऑप्शन दिया है जो कि उदासीन, और फोर्थ ऑप्शन दिया है शून्य। तो पूछा क्या है कि कार्य शून्य होगा बल लगने के बावजूद भी। तो कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। इसका मतलब जो हमारा वर्क है वो फोर्स पे भी डिपेंड करेगा और विस्थापन पे भी डिपेंड करेगा। तो अगर हम बल बढ़ाएंगे तो भी कार्य हमारा ज़्यादा होगा, और विस्थापन बढ़ाएंगे, अगर विस्थापन ज़्यादा होगा तो भी हमारा कार्य जो है कि ज़्यादा होगा। तो इसमें बोला है कि एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा। अगर बल मान लीजिए हम 1 न्यूटन का लगा रहे हैं और विस्थापन 0 हो रहा है, तो इस टर्म्स में क्या होगा? हमारा कार्य जो है कि 0 होगा। या फिर विस्थापन जो है कि 1 मीटर हो रहा है और बल हमारा जो है कि लग ही नहीं रहा है, बल 0 है, तो इस कंडीशन में भी क्या होगा? कार्य 0 होगा। लेकिन क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बल तो लग रहा है, ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि बल कितना लग रहा है, लेकिन बल लग रहा है, बट विस्थापन नहीं हो रहा है, विस्थापन 0 हो रहा है। और विस्थापन जब 0 होगा तो क्या क्या होगा? कार्य भी 0 होगा। तो इसका जो है कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, कि अगर बल लगने के बावजूद भी उसका विस्थापन नहीं हो रहा है, यानी मतलब विस्थापन शून्य है, तो कार्य हमारा जो है कि शून्य हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है, यानी दूध के घनत्व को कौन से उपकरण में मापते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, दूध के घनत्व को हम लेक्टोमीटर में मापते हैं। और ये जो है कि हमारा ये जो फिगर है, ये लेक्टोमीटर का फिगर जो है कि यहाँ पे लगाया हुआ है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि लेक्टोमीटर किस टाइप का होता है। तो लेक्टोमीटर इस टाइप से होता है। तो इसका जो है कि सही आंसर लेक्टोमीटर हो जाएगा। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर से हम क्या नापते हैं? टेम्परेचर। थर्मोमीटर से क्या नापते हैं? टेम्परेचर। बैरोमीटर से क्या नापते हैं हम? इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं किसमें? बैरोमीटर में। और हाइड्रोमीटर एक है, हाइड्रोमीटर में हम डेंसिटी को मेज़र करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, कि किसको मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग होता है? किसको मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग होता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, पृष्ठ तनाव को मापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? स्टैग्लो स्टैगलाग्मोमीटर का हम यूज़ करते हैं पृष्ठ तनाव को मापने के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि हमारा कौन सा नंबर क्वेश्चन है? ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, न्यूमेरिकल है, कि 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है वो मास एनर्जी इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी हमारी होती है हाफ mv²। इसी को मास एनर्जी इक्वेशन भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? मास एनर्जी इक्वेशन।
इसी को मास एनर्जी इक्वेशन भी बोलते हैं। तो हमारा क्या क्या दिया है मास हमारा कितना दिया है 4 kg और 36 दिशा में, यानी मतलब इतने स्पीड से जा रही है और इतने स्पीड तक इसका स्पीड बढ़ जाता है। तो इनिशियल स्पीड यानी यू प्रारंभिक वेग कितना दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल स्पीड कितना हो जाता है उसका 10 मीटर पर सेकेंड, यानी भी कितना हो जाता है 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हम जो है कि वर्क निकालेंगे। तो वर्क हमारा कितना हो जाएगा, इसमें जितनी हमारी काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़ेगी, जितनी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज होगा वही हमारा क्या हो जाएगा वर्क हो जाएगा, यानी मतलब वस्तु पर किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगा। तो यहाँ से हम हाफ मास की वैल्यू कितना है 4 kg और v स्क्वायर, चूँकि यहाँ पे दो वेलोसिटी दिया है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा v2 या इसको लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो v यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, यानी 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा हाफ और इंटू 4 इंटू 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ से हो जाएगा ये 2 से 2 बार कट जाएगा और ये 100 में 25 माइनस होगा तो बचेगा 75। तो यहाँ से 75 का दोगुना कितना हो जाएगा 150, यानी किया गया कार्य कितना है 150 जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 150 जूल, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को डैश में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। बोला है कौन सा नंबर क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर जो है कि 5th नंबर क्वेश्चन है। बोला है कि जमीन के ऊपर किसी बिंदु पर वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को डैश में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन दिया है इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लागू करने, इसे केंद्र पर रखने, या फिर इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन पर रखने। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए ये हमारा जो है कि जमीन है, ठीक है। अब क्या बोला है कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर मान लीजिए कोई पॉइंट ए है और इस पॉइंट पे कोई वस्तु ये है, तो किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को डैश में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में। तो ये हमारा जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम ज़मीन से इस वस्तु को यहाँ से यहाँ उठा के इस पॉइंट पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, क्योंकि हमारा जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लगता है वो हमेशा नीचे की ओर लगता है, पृथ्वी के तरफ, पृथ्वी के केंद्र की तरफ। तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत यानी इसके विपरीत ऊपर की ओर, इसके विपरीत ऊपर की ओर जमीन से उस बिंदु पर उठाने के बराबर क्या हो जाएगा कार्य हो जाएगा, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से हम उठा के यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं और हमारा इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी इसके वजन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु तक उठाने। और सेकेंड ऑप्शन में दिया है इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लागू करने से। तो ये नहीं होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल लागू तो करेंगे लेकिन यहाँ पे ये नहीं बोला है कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका पोजीशन यहाँ से यहाँ उठ रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये तो होगा नहीं। इसे केंद्र पर रखने से इसका तो कोई मतलब है नहीं, केंद्र पर रखने चाहे किसी तरह भी रखें। और ऑप्शन डी में दिया है इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन पर रखने। गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन में कैसे रखेंगे, मान लीजिए ये गोल वस्तु है तो इसको किसी तरह भी रखेंगे, ये तो इसी पोजीशन में रहेगी यहाँ पे,
तो ये जो है कि नहीं होगा, इसका जो है कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या है। तो मान लीजिए कि ये कोई जो है कि आदमी है, ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, 10 केजी का सूटकेस उठा के और प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, उठा नहीं रहा है, पहले से उठा के सर पे रखा हुआ है, और सूटकेस उठाकर प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य कितना है। तो हम जानते हैं कि वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से हमारा फोर्स तो ये मतलब ये तो उठा लिया है, वजन तो उठा लिया है 10 केजी, और ग्रेविटी भी इस पे लग रही है। मान लीजिए जी की वैल्यू नहीं दिया है, तो जी कितना हो जाएगा नहीं लेते हैं, तो जनरली 10 लेते हैं, वैसे 9.8 होता है, तो 9.8 ये हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो रहा है ना, क्योंकि ये खड़ा उठा के तो खड़ा है, जा तो कहीं नहीं रहा है, ना तो वजन को इधर उधर खिसका रहा है। तो किसी भी संख्या का जीरो में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से वो कार्य क्या कर रहा है, कार्य जीरो कर रहा है, तो जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है 0 जूल। तो ये हमारा जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से जो है कि ऑप्शन नंबर बी जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कौन सा नंबर क्वेश्चन है ये 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होती है। तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। तो बोला है कि 1 न्यूटन का बल लग रहा है, 1 न्यूटन का, और विस्थापन कितना हो रहा है 1 मीटर। तो 1 न्यूटन 1 मीटर, दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, कार्य 1 जूल, 1 जूल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कार्य को किस में मापते हैं, जूल में। तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 जूल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जो है कि हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि एक कुली जमीन से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना करें। बोल रहा है कि कोई कुली है जो कि 20 केजी का सामान उठाता है। उसका पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कंडीशन था कि पहले से उठा के रखा हुआ है और प्लेटफॉर्म पे खड़ा था। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 20 केजी का सामान उठा रहा है, तो मास कितना दिया है 20 केजी, और ज़मीन से ऊपर हाइट कितना दिया है, उठा रहा है 2 मीटर। तो पूछा है कि कितना काम कर रहा है, तो वर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, उसके मास इनटू एक्सीलरेशन के बराबर। तो जी तो पहले से दिया है, जी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की जगह पे क्या हो जाएगा, वेट कितना होता है mg, और हाइट कितना डी यानी डिस्प्लेसमेंट मतलब हाइट कितना उठा रहा है 2 मीटर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एच यानी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। मास कितना दिया है 20 केजी, और जी कितना दिया है 10, और हाइट कितना है 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 4 और डबल 0 यानी 400 जूल का कार्य कर रहा है वो। तो जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है 400 जूल, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है 400 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 केजी की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। 1 केजी की
वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा। और जी की वैल्यू दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या क्या दिया है, मास दिया है, मास कितना दिया है 1 kg, और कितना ऊपर उठा रहा है 10 मीटर, तो हाइट कितना दिया है 10 मीटर, और गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य पूछा है, और जी की वैल्यू दिया है 9.8। तो यहाँ से वर्क कितना हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू mgh यानी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से m कितना है 1 kg और g कितना है 9.8 इंटू, और h कितना है 10 मीटर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 9.8 इंटू 10, तो 98 जूल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है कि गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य। तो जो है कि हम तो जानते हैं कि जो ग्रेविटी जो होती है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, वो हमेशा नीचे की तरफ कार्य करता है जिधर वेट लगता है। तो गुरुत्व बल यानी वस्तु को वो ऊपर उठा रहा है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण तो नीचे लगेगा, यानी उठाने के विपरीत लगेगा। तो यानी मतलब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन उल्टा है गुरुत्वाकर्षण की। तो यहाँ पे हो जाएगा -98 जूल। -98 जूल किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कार्य में ऑप्शन दिया है, कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। दिशा और परिमाण दोनों ही नहीं होते हैं, दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। और डी ऑप्शन दिया है, केवल दिशा होती है, परिमाण नहीं होता। तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जब दो सदिश राशि का गुणनफल होता है तो वो अदिश राशि होता है। दो सदिश राशि का गुणनफल, दो सदिश राशि का गुणनफल अदिश राशि होता है, अदिश राशि होता है। तो मैं आपको 4 कंडीशन लिखवा रहा हूँ जिसको आपको ध्यान रखना है। जैसे वेक्टर इंटू वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी का अगर वेक्टर क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, यानी अदिश राशि। और वेक्टर क्वांटिटी का अगर स्केलर क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे ही स्केलर क्वांटिटी का अगर वेक्टर क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी का स्केलर क्वांटिटी में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, स्केलर ही होगा, स्केलर क्वांटिटी। तो ये आपको 4 कंडीशन हमेशा याद रखना है। ये जो है कि 11th-12th में दिया है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, तो यहाँ से ये आता है। तो यहाँ पे क्या है, बल क्या है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, विस्थापन भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो कार्य हमारा क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। कार्य क्या हो जाएगी यहाँ से, अदिश राशि। और हम जानते हैं कि अदिश राशि में क्या होता है, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। क्योंकि सदिश अदिश में यही डिफरेंस होता है कि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं वो सदिश हो जाता है, और जिसमें केवल परिमाण होता है उसको अदिश बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, क्या है कि बल और विस्थापन दोनों सदिश हैं, लेकिन इन दोनों का जो है कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाता है, अदिश राशि। तो कार्य क्या है, अदिश राशि है,
यानी अदिश राशि इसका मतलब केवल परिमाण है, इसमें दिशा नहीं है। तो यहाँ पे जो है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है, जो कि यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सा नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण क्या है? तो जो है कि हमारा क्या दिया है, 20 न्यूटन फोर्स दिया है। फोर्स कितना दिया है, 20 न्यूटन, और विस्थापन कितना दिया है, यानी मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया है 2 मीटर, और हमारा वर्क कितना दिया है, 20 जूल। तो हम जानते हैं कि अगर जैसे कि अगर किसी कोण पे लग रहा है 2 फोर्स, तो उसके बीच जो होता है कार्य का फार्मूला कितना होता है, कार्य का फार्मूला क्या होता है, F/D cos थीटा। तो इस फार्मूला में हम ये वैल्यू रखते हैं, तो वर्क बराबर कितना दिया है, 20 जूल, और फोर्स कितना दिया है, 20 न्यूटन, और डी कितना दिया है, 2 मीटर, तो गुणा 2 मीटर और इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से 20 कट जाएगा और ये 2 इस साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा, 1/2। इस किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यानी कॉस कितना पर, कॉस कितने डिग्री का 1/2 होता है, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है कि 1/2 होता है। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री जो कि हमारा आंसर दिया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, तो हमारा जो है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। यानी मतलब हमारा जो है कि डिस्प्लेसमेंट दिया है कितना है, 4000 मीटर, और वर्क भी दिया है, वर्क कितना दिया है, 20,000 जूल, और हमसे पूछा है कि बल कितना लग रहा है, लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे वर्क कितना है, 20,000, और फोर्स कितना है, फोर्स तो हमको निकालना ही है, और डिस्प्लेसमेंट दिया है 4000। तो यहाँ से 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा, और यहाँ से ये 4 नीचे आ जाएगा, तो 4 पंचे 20, यानी फोर्स हमारा कितना आ गया, 5 न्यूटन आ गया। फोर्स कितना आ गया, 5 न्यूटन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो यहाँ से जो है कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर अपने ऊपर सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। क्या क्या दिया है, मास दिया है, मास कितना दिया है, 12 केजी, और कितना ऊपर उठाता है, हाइट कितना दिया है, 1.5 मीटर, और जी बराबर कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी बराबर कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछा हमसे क्या है, उसके द्वारा किया गया कार्य। तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, F/D, और F के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो उठा रहा है, तो उसका वेट हो जाएगा M/G, और कितना ऊंचाई उठा रहा है, H ऊंचाई उठा रहा है। तो यहाँ पे M की वैल्यू कितनी है, 12, और G की वैल्यू कितनी है, 10, और H की वैल्यू कितनी है, 1.5। तो यहाँ से ये 10 से ये जो है कि पॉइंट हट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 × 15। तो मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, और 15 एकम 15 3 18, 180 जूल। तो जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है 180 जूल, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन, कि
0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल से लगने वाला कार्य कितना होगा, और जी की वैल्यू दिया है 9.8, यानी मास कितना दिया है, गेंद की द्रव्यमान कितनी है, 0.1 kg, और कितनी ऊंचाई से गिराया जाता है, h बराबर 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, और g बराबर कितना दिया है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पूछा क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल से लगने वाला कार्य। क्योंकि इस बार तो हम पहले ही गेंद को ऊपर से गिरा रहे हैं, उठा तो नहीं रहे हैं, तो W क्या हो जाएगा, mgh के बराबर कार्य होगा, और m कितना दिया है 0.1, इसका मतलब 1/10, और g कितना दिया है 9.8, और h कितना है 2 मीटर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/10 इंटू 98/10 इंटू 2। तो 2 का मल्टीप्लाई 98 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 8 16, और 2 18 1 19, और नीचे आएगा 100। तो इसको जब 100 कैंसिल करेंगे तो 1.96 जूल, 1.96 जूल, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर ही है ना, 15 नंबर है। 15 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि जहाज़ों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो है कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पानी की गहराई, यानी पानी की गहराई को मापने के लिए हम इको लोकेशन का प्रयोग करते हैं। इको लोकेशन क्या होता है कि ये सोनार पे काम करता है। इसमें एक जो है कि इंस्ट्रूमेंट लगा होता है यहाँ पे नीचे, यहाँ पे एक सेंडर होता है एक, और एक होता है रिसीवर। तो यहाँ से ये सिग्नल जो है कि यहाँ भेजेगा, और यहाँ जो है कि इसके तल से टकराएगा, और यहाँ पे जो है कि रिसीवर रिसीव करेगा। तो इसमें ये देखा जाता है कि ये सिग्नल कितने टाइम में यहाँ पे कितने स्पीड से गई, और कितने स्पीड से जो है कि कितने टाइम में नीचे टकरा के आ गई। तो इसके स्पीड पे डिपेंड करता है कि ये कितनी दूर गई और फिर वापस आई। तो यहाँ से जो है कि समुद्र की गहराई जो है कि पता चल जाता है। तो पानी की गहराई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जहाज़ों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग करते हैं, तो पानी की गहराई मापने के लिए इको लोकेशन का प्रयोग करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो पानी के अंदर का वस्तु को पता लगाने के लिए हम सोनार का यूज़ करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसमें भी वही लगा रहता है इको लोकेशन डिवाइस, जिसमें एक होता है सेंडर और एक होता है इसमें रिसीवर लगा होता है। ये सेंडर यहाँ सिग्नल भेजेगा और ये इससे टकराएगा और यहाँ रिसीव करेगा। तो यहाँ से जो है कि पता चल जाता है कि इसके नीचे कौन सी वस्तु है। तो पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से जो है कि हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा नंबर क्वेश्चन था, 16 नंबर क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए इसके पहले ही हम बताए थे हाइड्रोमीटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक होता है हाइड्रोमीटर, एक होता है हाइड्रोमीटर, और एक होता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर, इन दोनों में बहुत सारा कंफ्यूजिंग होता है। तो याद रखिएगा, हाइड्रोमीटर से हम डेंसिटी मापते हैं, घनत्व, और हाइग्रोमीटर से हम क्या मापते हैं, आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी। तो इसको याद रखिएगा। और
फैदोमीटर, फैदोमीटर से हम क्या मापते हैं? फैदोमीटर से हम मापते हैं समुद्र की जो है कि गहराई। फैदोमीटर से क्या मापते हैं? समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई मापते हैं। और ऑप्शन सी में दिया है हिप्सोमीटर। हिप्सोमीटर से क्या मापते हैं कि इसमें समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए जो है कि हिप्सोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगर समुद्र तल से ऊंचाई मापना है तो हिप्सोमीटर का, वैसे नॉर्मली अगर किसी चीज़ की ऊंचाई अगर वैसे ही मापना है तो अल्टीमीटर का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या पूछा है? घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सा नंबर क्वेश्चन था? 17 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रिएक्टर पैमाने के बारे में जो है कि निम्नलिखित में से क्या गलत है? रिएक्टर पैमाने के बारे में पूछा है कि क्या गलत है। तो इसमें ऑप्शन दिया है, इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। तो ये एकदम बिल्कुल सही है। इसको जो है कि रिएक्टर पैमाना को 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। और यह एक लघुगणकीय पैमाना है, ये भी सही है। रिएक्टर पैमाना जो है कि लघुगणकीय मतलब लॉग पे काम करता है, तो ये लघुगणकीय पैमाना है, ये है कि जो है कि सही है। और सी में क्या है दिया है, इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है। तो ये भी सही है, क्योंकि रिएक्टर पैमाने का हम यूज़ भूकंप को नापने के लिए ही करते हैं, तो ये सही है। ऑप्शन डी में दिया है, रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप होता है। ये बिल्कुल गलत है। 8 से 9 की तीव्रता का भूकंप ये बहुत ज़्यादा हो जाता है भूकंप, यानी डेंजर स्थिति आ जाती है इसमें। तो ये जो है कि हमारा गलत हो जाएगा। और हमसे यही पूछा है कि रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। तो जो है रिएक्टर पैमाना का 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप होता है, ये गलत दिया है। 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ बहुत ज़्यादा भूकंप हो जाता है। तो यहाँ से जो है कि हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मल्टीमीटर में होता है, मल्टीमीटर में करंट और ओम मीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर, वोल्ट मीटर और करंट मीटर, डी वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर। तो मल्टीमीटर जैसा कि नाम से ही लग रहा है, मल्टी यानी बहुत सारे मीटर। तो इसमें जो है कि ऑप्शन नंबर डी सबसे ज़्यादा किस में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में, वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर। इन तीनों का जो होता है, ये तीनों जो होते हैं मल्टीमीटर में होते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन, इकोलोकेशन, इकोलोकेशन का एक प्रकार है। किसका एक प्रकार है? तो अभी हम देखे थे इकोलोकेशन, सोनार का यूज़ करते हैं इकोलोकेशन में। तो यहाँ से हमारा जो है कि सोनार का एक प्रकार हो जाएगा इकोलोकेशन, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन, कि उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। दिया है अमीटर विद्युत धारा, ओम मीटर का पूछा है। तो अमीटर में हम क्या नापते हैं? विद्युत धारा मापते हैं। तो ओम मीटर में हम क्या मापते हैं? ओम मीटर, ओम किसकी इकाई? रेजिस्टेंस की। तो ओम मीटर में हम किसको नापेंगे? रेजिस्टेंस को ही मापेंगे, यानी मतलब प्रतिरोध को मापेंगे। तो यहाँ से हमारा जो है कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओम मीटर में हम क्या मापते हैं? प्रतिरोध को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है? तो जैसा कि हम बताए थे, परिमाण केवल अदिश राशि में होता है, दिशा जो है कि अदिश राशि में नहीं होता। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन से कि ऑप्शन ए में क्या दिया है? संवेग। और संवेग क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। और यही तो इसमें पूछा है कि किसमें केवल परिमाण होता है। तो अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, अदिश राशि। अब हम यहाँ से देखेंगे कि अदिश राशि कौन है। तो ये मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी।
और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। और हम अभी देखे थे कि वेक्टर का स्केलर से जो है कि प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो ये हमारा नहीं होगा। सेकंड देखते हैं विस्थापन। विस्थापन, विस्थापन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। और सी क्या दिया है, कार्य, ऑप्शन सी में दिया है कार्य, और कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, और दो वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं होता है। तो ये हमारा जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी केवल परिमाण होता है किसमें, कार्य में, दिशा इसमें नहीं होती। बल भी क्या है, बल एक सदिश राशि है, तो इसमें परिमाण और दिशा दोनों हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर, या एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो वर्क इक्वल कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से हम देखते हैं कि वर्क किस पे डिपेंड करता है, फोर्स पे भी डिपेंड करता है और डिस्प्लेसमेंट पे। यानी मतलब अगर फोर्स बढ़ाएंगे तो भी ज़्यादा वर्क होगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ाएंगे तो भी वर्क ज़्यादा होगा, और फोर्स कम करेंगे या डिस्प्लेसमेंट कम करेंगे तो क्या होगा, वर्क हमारा कम होगा। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट को पहले देखते हैं, एक घूमता हुआ पहिया। घूमता हुआ पहिया में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, वेलोसिटी ज़्यादा होती है, या फिर बोल सकते हैं कि डिपेंड करेगा कि उसका मास कितना है और उस पर कितना फोर्स लग रहा है। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि जो होता है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, डिस्प्लेसमेंट वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं होगा घूमता हुआ पहिया में, तो ये तो उससे नहीं होगा। बंदूक की एक चलती हुई गोली को देखते हैं। तो बंदूक की चलती हुई गोली में क्या होती है, जो है कि बंदूक जब चलाते हैं तो उसकी गोली क्या होती है, बहुत दूर तक जाती है, यानी मतलब डिस्प्लेसमेंट बहुत हाई होता है उसमें, और डिस्प्लेसमेंट बहुत हाई होने से क्या हो जाएगा, वर्क भी अधिक होगा। तो यहाँ से जो है कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन में दिया है गतिशील पत्थर। गतिशील पत्थर कितना ज़्यादा, बंदूक की गोली से तो ज़्यादा गतिशील होगा नहीं, तो ये नहीं होगा। एक उठा हुआ हथौड़ा, उठा हथौड़ा ज़्यादा फोर्स लगा सकता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू इसके डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बहुत हाई है। इस बंदूक की चलती हुई गोली के कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट बहुत हाई है, और इसी डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा होने के कारण जो होता है कि वर्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए जो है कि इसका आंसर जो हो जाएगा बंदूक की चलती हुई गोली, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है, और हमारा जो वर्क होता है इन दोनों पर डिपेंड होता है। तो अगर यहाँ पे जो है कि डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए बंदूक की एक चलती हुई गोली से बहुत ज़्यादा वर्क हो सकता है। हो सकता है मतलब इन चारों के कंडीशन में सबसे ज़्यादा इसी में होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्या 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो जैसा कि हमने पिछले उसमें बताया था, पिछले सेट में, कि एक होता है एमीटर और एक होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, तो एमीटर से क्या मापते हैं, धारा, विद्युत धारा की अमाउंट मापते हैं, कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। और एमीटर में क्या मापते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही कि नहीं, उसका मतलब वो मापते हैं कि विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक करते हैं। और इसमें विद्युत धारा की दिशा भी मापते हैं कि किस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसका जो है कि आंसर हो जाएगा, धारा की दिशा का पता लगाने के लिए,
गैल्वेनोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? धारा की दिशा का पता लगाने के लिए, या फिर किसी सर्किट में जो है कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं उसको चेक करने के लिए जो है कि गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है कि हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स ये हमारा जो है कि 24 लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप जो है कि समझ में आया होगा। 24 मतलब 24 जो है कि क्वेश्चन जो डिस्कस किए होंगे वो आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट जो है कि वीडियो में और नए क्वेश्चन के साथ। तो अभी के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।